नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ में फिर हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राणा सांगा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको राणा सांगा की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आइए जानते हैं राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा अपने समय के भारत के सबसे बहादुर योद्धा और अपनी वीरता उदारता से जाने जाने वाले सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य पर आक्रमण करना तो ठीक, कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके राज्य की ओर कोई भी नज़र भी नहीं डाल सकता। इतने शक्तिशाली और महान राजा थे। आज मैं इस वीडियो में आपको राणा सांगा की पूरी डिटेल बताऊंगा। राणा सांगा, उनका दूसरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और राणा सांगा के पिता का नाम था राणा रायमल। और राणा सांगा की 28 पत्नियां थीं और राणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक हुआ। और राणा सांगा का वंश था राजपूत वंश और वो उत्तराधिकारी मेवाड़ के थे। मेवाड़ में उत्तराधिकारी के लिए पिछली 2 पीढ़ियों से गृह कलेश होता आया था और राणा सायमल से पहले राणा रहे कुंभा को उनके बेटे और राणा रायमल के बेटे बड़े भाई ने मार दिया था। मगर जैसे तैसे रायमल ने उदा सिंह को गद्दी से हटाकर खुद मेवाड़ की सत्ता संभाल ली। और राणा सांगा रायमल यूँ एक काबिल राजा थे, मगर उनकी एक गलती ने अंत में कलेश करवाया। वो गलती थी समय रहते उत्तराधिकारी ना चुनना। तो आइए जानते हैं राणा सांगा का जन्म परिचय। राणा सांगा नाम एक महाराज जिसने मेवाड़ की राजनीति में और उसके साम्राज्य को बढ़ाने में अपने सर्वस्व का निर्वहन किया। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा जी उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के महान राजा थे, किंतु वो अपने पिता राजा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राजा रायमल की कुल 3 पुत्र थे, जिसमें से पहले कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल और फिर राणा सांगा थे। सबसे छोटे होने के कारण राजा रायमल की तीनों पुत्रों के बीच लगातार आपसी खींचतानी होती रहती थी। इस खींचतानी के कारण कुंवर पृथ्वीराज और जगमाल ने राणा सांगा को मारने की कोशिश भी की थी, जिससे कि वह मेवाड़ के सिंहासन को प्राप्त कर सके। इसके ऊपर एक कहानी राजा और सर्प का रहस्य हमने पहले ही बता रखी है। राणा रायमल के 11 पुत्र थे, जिनमें 4 बड़े पुत्र प्रमुख हकदार थे और मेवाड़ की राजगद्दी के उनके सबसे बड़े बेटे कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमाल और रायसिंह और कुंवर संग्राम सिंह, जो आगे चलकर राणा सांगा कहलाए। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे, शिक्षा ली। अब बात आती है राणा रायमल के बाद अगले महाराणा बनने की। तो राजपूती परंपरा के अनुसार इस पर हक हमेशा बड़े बेटे का होता है, मगर कहीं ना कहीं कुंवर पृथ्वीराज से अन्य राज दरबारी खुश नहीं थे। वे भले ही कुशल योद्धा थे, मगर उनका गुस्सा उन्हें सबके दिलों में एक बुरा शासक बना चुका था। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए आपसी कलेश कई दिन चला। इसी बीच 4 बड़े कुंवर अपनी कुंडली दिखाने ज्योतिष के पास जाते हैं, कौन होगा हम में से अगला महाराणा। ज्योतिष चारों की कुंडली देखकर कुंवर संग्राम सिंह की कुंडली में मेवाड़ के महाराणा बनने का राजयोग है। ज्योतिषी की इस बात पर पृथ्वीराज को गुस्सा आया और उन्होंने कटार निकालकर राणा सांगा पर वार कर दिया। उनका मानना था कि अगर राणा सांगा जीवित नहीं रहेंगे तो राजा कैसे बनेंगे। उस वार से राणा सांगा को वहां मौजूद उनके काका सारंगदेव ने बचा लिया और सारे राजकुमारों को समझाया कि एक ज्योतिष के कहने पर वे विश्वास ना करें। वो उन्हें दूसरी जगह ले जाएगा जहाँ पर एक स्त्री है जो सटीक भविष्यवाणी करती है। लेकिन ये सब होने से पहले जब पृथ्वीराज ने राणा सांगा पर वार किया तो उनकी एक आंख फूट गई, अर्थात वो एक आंख हमेशा के लिए खो चुके थे। उसके कुछ समय बाद सारंगदेव चारों को भीमल गांव ले जाते हैं, जहाँ की पुजारिन को चारण जाति की थी, एकदम सटीक भविष्यवाणी करती थी। वहाँ की पुजारिन ने राणा सांगा को मेवाड़ का अगला महाराणा बनने का राजयोग बताया। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 30 जनवरी 1520 तक रहा और सबसे बड़ी इस पूरे शासनकाल में कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें मेवाड़ का किसी विदेशी आक्रांता से युद्ध ना हुआ हो। कहते हैं राणा सांगा की देह पर कुल 80 घाव थे। इतना ही नहीं, इस शासनकाल में उन्होंने अपना एक हाथ, एक टांग पूरी तरह से युद्ध लड़ते हुए खो दी।
इसी वजह से राजस्थान के इतिहास लिखने वाले जेम्स टोड ने उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था, यानी कि एक बुरी तरह जख्मी सिपाही। ऐतिहासिक किताबों की माने तो महाराणा सांगा का मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उनके पूर्व में गुजरात राज्य, जहाँ का शासक था महमूद बेगड़ा। दक्षिण पूर्व में मांडू, जहाँ का शासक था नसीरुद्दीन। और उत्तर में सल्तनत से दिल्ली, जहाँ का शासक था सिकंदर लोदी। इन तीनों विशाल राज्यों में आपसी मित्रता नहीं थी। यही मेवाड़ के लिए एक फ़ायदे की बात थी। इस बात का पता राणा सांगा को था, इसलिए उन्होंने अपने शासक बनते ही सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित किया। मांडू का शासक उस समय महमूद खिलजी द्वितीय था और उसका खास आदमी था मेदिनी राय। वो मेदिनी राय जिसे बाद में राणा सांगा गागरोन और चंदेरी देंगे। तो मेदिनी राय मांडू के कुछ प्रमुख लोगों को पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने चाल चल के खिलजी और मेदिनी में मतभेद पैदा कर दिया और मेदिनी राय को जान बचाकर भागना पड़ा और वो मेवाड़ पहुँचे। महाराणा सांगा ने उनकी मदद की और एक विशाल सेना मांडू पर हमले के लिए भेज दी, लेकिन मांडू जाकर परिस्थितियां देखकर सेना प्रमुखों ने हमला टालने की योजना बनाई। महाराणा सांगा की स्वीकृति के बाद हमला टाल दिया गया और मेदिनी को उन्होंने उसी सीमा पर गागरोन और चंदेरी जागीर देकर सुरक्षित किया। ये बात खिलजी को पसंद नहीं आई और उसने गागरोन पर आक्रमण कर दिया और 1519 में इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बड़ी बेरहमी से खिलजियों को मारा और पराजित कर दिया। युद्ध में खिलजी का शहजादा आसफ खान मारा गया और खुद खिलजी कैदी बन गया। बाद में नरम दिल दिखाते हुए राणा सांगा ने खिलजी को रिहा कर दिया और भविष्य में कभी हमला ना करने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। इस रिहाई के पीछे एक वजह थी कि मांडू मेवाड़ से दूर था और महाराणा सांगा नहीं चाहते थे कि उनकी सेना मांडू और मेवाड़ दोनों जगह रहे, इससे दोनों कमज़ोर हो जाती। इसी वजह से महाराणा सांगा ने उदार हृदय दिखाकर खिलजी को छोड़ दिया और खिलजी भी इससे काफ़ी खुश हुआ और उसने फिर कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। इस रिहाई से ये बात भी तय थी कि अब मांडू और गुजरात मेवाड़ पर हमले के लिए संधि नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इस मेवाड़ रिहाई से मेवाड़ फायदे में था। आइए जानते हैं राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध। अब तक मेवाड़ ने गुजरात और मांडू को पराजित करके शांत कर दिया था, मगर उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था जब सल्तनत से दिल्ली के साथ महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। उस वक्त दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, जो कि 1517 में मर गया था। सिकंदर ने कभी महाराणा सांगा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, मगर उनके बाद सुल्तान बने इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा के सभी अभियानों पर नज़र रखे बैठा था। उसने 2 बार मेवाड़ से युद्ध किया और दोनों बार बुरी तरह हार कर वापस गया। पहला युद्ध किया 1517 में खातौली में, जो कि बूंदी रियासत का हिस्सा था, और दूसरा युद्ध किया 1518 में धौलपुर में। ये दोनों ही युद्ध मेवाड़ जीता था। पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के बेटे को बंदी बनाया गया था, जिसका जिक्र कुछ किताबों में भी मिलता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए 1518 में लोदी ने दूसरा युद्ध लड़ने के लिए मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को बाड़ी धोतपुर में भेजा। इस युद्ध में भी मेवाड़ ने महाराणा सांगा के नेतृत्व में दिल्ली की सेना को हराकर खदेड़ दिया। अब 2 युद्ध हारने के बाद दिल्ली रियासत, जिसे भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था, की छवि पूरी तरह खराब हो गई और भारत की अनेक छोटी बड़ी रियासतें मेवाड़ के महाराणा सांगा को महत्व देने लगे। उनको लगने लगा कि अगर भारत में कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में हिंदू सत्ता स्थापित कर सकता है तो वो केवल महाराणा सांगा। इब्राहिम लोदी के दूसरी रियासतें कन्नी काटने लगी और वो कमज़ोर होने गए। ये 2 युद्ध भारत से लोदी साम्राज्य को मिटाने वाले युद्ध साबित हुए और इब्राहिम लोदी के अधीन आने वाले सामंतों ने लोदी का विरोध किया और आज़ाद हो गए। और लोदी ने इस बात को नाराज़ होकर उनको कुचलने की कोशिश की, लेकिन सामंतों ने एकता दिखाते हुए उसका मुकाबला किया और जब लगा कि लोदी नहीं मानेगा तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण का मतलब साफ था कि आप भारत आएं और लोदी को हराकर यहाँ राज करें, हम आपके साथ हैं। इसी निमंत्रण के बाद बाबर भारत आता है और लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब यहाँ बाबर को पता था कि अगर पूरे भारत पर राज करना है तो महाराणा सांगा को तो हराना पड़ेगा, और इसके लिए बाबर मेवाड़ पर आक्रमण भी करता है, जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। बाबर 1526 में भारत आया और उसने पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई लड़ी और लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी पानीपत की लड़ाई में मारा गया और लोदी वंश के हाथ से सत्ता चली गई।
अब आइए जानते हैं राणा सांगा और बाबर का युद्ध। बाबर ने चतुराई से अपनी सेना का खोया मनोबल जिहाद यानी धर्म का वास्ता देकर जीत लिया। अब उसने महाराणा सांगा के खिलाफ अपनी चाल चली। उसने रात के अंधेरे में कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि वो काबुल के रास्ते पर चले, जिससे महाराणा सांगा को लगने लगा कि बाबर ने काबुल से और सेना बुला ली है। इसके विपरीत बाबर चुपचाप खनवा के मैदान में युद्ध की तैयारी में लगा रहा। उसने वहाँ की अपनी तोप भिजवा दी और युद्ध नीति तैयार कर ली थी। उधर मेवाड़ से महाराणा सांगा अपनी सेना सहित दिल्ली की ओर पलायन कर चुके थे हमले के लिए, और 13 मार्च 1527 को वो खानवा के मैदानों में पहुंचे और बाबर वहां पहले से मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था। उसने हर रणनीति तैयार कर ली थी और बाबर के पास उस समय तोप थी जो कि मेवाड़ की सेना ने देखी भी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात थी कि बाबर की सेना की जीत के लिए 17 मार्च सुबह 9 बजे खानवा के मैदान में एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में कई राजपूत रियासतें महाराणा सांगा के साथ थी, जिनमें योद्धा महाराणा सांगा की तरफ बाबर के खिलाफ शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा के साथ उस दिन खनवा के मैदान में 7 बड़े राजा, 104 राव और कुछ अन्य छोटी जागीरें भी शामिल थी। अब इससे एक बात साफ है कि बाबर के खिलाफ खानवा में महाराणा सांगा एक बहुत अधिक बड़ी सेना के साथ लड़ने पहुंचे और सुबह 9 बजे 17 मार्च 1527 को शुरू हुआ और शाम होते होते महाराणा सांगा बुरी तरह हार चुके थे। वो खुद चोटिल हो गए और उनकी सेना तितर बितर हो गई थी। इतनी विशाल सेना के बावजूद मेवाड़ युद्ध हार गया और उनका मुगलों को रोकने का सपना अधूरा रह गया। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और महाराणा सांगा बिल्कुल गंभीर घायल हो गए। अब इतनी बड़ी सेना क्यों हारी, इसका इतिहासकार 4 कारण बताते हैं। पहला तो ये कि बयाना के युद्ध में जब मेवाड़ जीता तो मुगल सेना का मनोबल टूट गया और मेवाड़ ने उसी समय आक्रमण ना करके बाबर को तैयारी के लिए समय दे दिया। दूसरा कारण यह है कि इस युद्ध में बाबर की सेना सुनियोजित थी और अनुशासित थी, जबकि महाराणा सांगा की सेना एक भीड़ समान थी जिसे महाराणा सांगा नियंत्रण में नहीं कर पा रहे थे। तीसरा कारण था कि बाबर द्वारा तुलगमा युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ा गया था। सुबह 9 बजे 17 मार्च 1527 को शुरू हुआ और शाम होते होते महाराणा सांगा बुरी तरह हार चुके। वो खुद चोटिल हो गए और उनकी सेना तितर बितर हो गई। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब आइए जानते हैं राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई। मुगल बादशाह बाबर ने खानवा के युद्ध में फतह हासिल की और गाजी के खिलाफ से उनको खूब मशहूर किया गया। महाराणा सांगा को जब होश आया तो इस बात से वे बड़े क्रोधित हुए कि उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। महाराणा ने फिर से बचे कुचे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और कहा कि हार कर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। और महाराणा की इस जीत से नाराज कुछ दगाबाजों ने उनको जहर दे दिया, जिससे महाराणा सांगा परलोक सिधारे और 47 वर्ष की आयु में अप्रैल 1527 में महाराणा सांगा का देहांत हुआ। और महाराणा सांगा की कुल 28 रानियां थीं, जिसमें से कई रानियां सती हुईं। आइए जानते हैं महाराणा सांगा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उदयपुर के सिसोदिया राजपूत राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 के दिन राजस्थान के मेवाड़ में हुआ और उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा भारत के एक बहादुर योद्धा और अपनी वीरता और उदारता से जाने वाले सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। महाराणा सांगा के 3 भाई थे और राणा सांगा की मृत्यु 47 वर्ष की आयु में 1527 के दिन वीर गति को हुई। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 30 जनवरी 1520 तक रहा। तो दोस्तों, आज हमने बात की इस वीडियो में महाराणा सांगा के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।